हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी सेरिकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो है सिल्क रीलिंग मेथड। ये जो सिल्क रीलिंग मेथड होता है ये क्या होता है ये अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। रीलिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रिलिमिनरी स्टेप्स। रीलिंग का कुछ प्रिलिमिनरी स्टेप्स होता है। At first, stifling. Stifling is the process of killing pupae inside the cocoon without breaking the silk filament. ये जो स्टिफलिंग होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें कोकून के अंदर जो प्यूपी होता है उसको यहाँ पे किल किए जाते हैं और ये बिना ब्रेकेज के किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे सिल्क फिलामेंट का कोई ब्रेकेज नहीं होता है। दिस इज़ जनरली डन बाय सन ड्राइंग, स्टीम स्टिफलिंग एंड हॉट एयर कंडीशनिंग। और ये नेचुरली सन ड्राइंग से, स्टीम स्टिफलिंग से और नहीं तो हॉट एयर कंडीशनिंग से किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ sorting of cocoons. The defective cocoons like double cocoons, crushed or stained cocoons, flossy cocoons etc. are sorted out and eliminated. यहाँ पे जो डिफेक्टिव कोकून्स होता है मतलब जो डबल कोकून्स होता है, जो क्रश्ड और स्टेन कोकून्स होता है, जो फ्लॉसी कोकून्स होता है उसको यहाँ से शॉर्टेड आउट किए जाते हैं और उसके बाद इसको एलिमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, deflossing. Tangled mass of silk filament is removed by a process known as deflossing. यहाँ पे सिल्क फिलामेंट जो होता है उससे टैंगल्ड मास को रिमूव किए जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू और उसको डिफ्लॉसिंग कहा जाते हैं। नेक्स्ट, कोकून कुकिंग. द सिल्क वेव्स रिमेन ग्लूड टुगेदर बाय द सेडिसिन इन द कोकून. कोकून के अंदर जो सिल्क वेव होता है वो सेडिसिन के थ्रू ग्लूड हो जाता है। This is done by boiling the cocoons in water, a process known as cocoon cooking. और ये जो कोकून कुकिंग होता है यहाँ पे वाटर के अंदर कोकून को रख के उस वाटर को बॉईल किए जाते हैं और इस प्रोसेस को कोकून कुकिंग कहा जाते हैं। उसके बाद ब्रशिंग. आफ्टर कुकिंग द कोकून्स कुकिंग हो जाने के बाद दे आर ब्रश्ड टू रिमूव द फ्लॉसी लेयर. कोकून कुकिंग हो जाने के बाद उस कोकून को यहाँ पे ब्रशिंग किए जाते हैं फ्लॉसी लेयर को रिमूव करने के लिए। रीलिंग ऑपरेशंस. रीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अनविंडिंग ऑफ द फिलामेंट फ्रॉम द कुक्ड एंड ब्रश्ड कोकून्स विद द हेल्प ऑफ रीलिंग मशीन. यहाँ पे रीलिंग मशीन के थ्रू जो फिलामेंट होता है जिसको कुकिंग किए जाते हैं और उसके बाद जिसको ब्रशिंग किए जाते हैं उसके बाद उसको अनविंडिंग किए जाते हैं ये रीलिंग प्रोसेस के थ्रू। एज द फिलामेंट ऑफ ए सिंगल कोकून इज़ वेरी थिन. सिंगल कोकून का जो फिलामेंट होता है वो बहुत थिन होता है. फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 5 बाइवोल्टाइन कोकून्स और 6 to 7 मल्टीवोल्टाइन कोकून्स आर कम्बाइंड टुगेदर फॉर रीलिंग सिल्क. और यहाँ पे सिल्क रीलिंग करने के लिए जो फिलामेंट को यूज़ किए जाते हैं वो 4 to 5 बाइवोल्टेंस कोकून हो सकता है और नहीं तो 6 to 7 मल्टीवोल्टेंस कोकून्स हो सकता है और उसको यहाँ पे कॉम्बाइन किए जाते हैं और उसके बाद उसको रीलिंग किए जाते हैं। यहाँ पे कोकून कुकिंग का पिक्चर दिए हुए हैं। ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन चौरका एंड कॉटेज बेसिन ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। मतलब चौरका और कॉटेज बेसिन ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी पे जो डिफरेंस होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं ड्रिलिंग एंड फॉर्मेशन से। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क, मतलब सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करके द नेसेसरी नंबर ऑफ कोकून्स आर कलेक्टेड. जो नेसेसरी नंबर ऑफ कोकून्स होता है उसको यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं एंड पास्ड थ्रू द गाइड आई ऑफ ए थ्रेडर. और उसके बाद उसको एक थ्रेडर के गाइड आई के अंदर पास किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवीनिंग. द वेव्स मस्ट बी इंटरवीन्ड और ट्विस्टेड बाय ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड क्रोएस्योर. यहाँ पे सिल्क का जो वेव होता है उसको इंटरवीन किए जाते हैं और नहीं तो ट्विस्टेड किए जाते हैं एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू और उसको क्रोएस्योर कहा जाते हैं सो दैट फाइबर्स डज नॉट ब्रेक ड्यूरिंग द प्रोसेस. और इसलिए यहाँ पे जो फाइबर होता है वो ब्रेकेज नहीं होता है उसका। इन इंडिया 2 टाइप्स ऑफ क्रोएस्योर आर जनरली यूज. इंडिया पे 2 टाइप ऑफ क्रोएस्योर यूज़ किए जाते हैं, एक है चेम्बॉन टाइप और एक है ट्रैवलेज टाइप. यहाँ पे चेम्बॉन टाइप और ट्रैवलेज टाइप का जो क्रोएस्योर होता है उसका पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Reeling appliances. The twisted threads are dried fast to avoid their sticking with each other and reeled through चौरका और कॉटेज बेसिन और फिलेचर बेसिन. यहाँ पे जो ट्विस्टेड थ्रेड्स होता है उसको एट फर्स्ट ड्राइड किए जाते हैं और
वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उसको जो उसके अंदर जो स्टिकिंग बिहेवियर होता है उसको अवॉइड करने के लिए ही इसको एट फर्स्ट ड्राइड किए जाते हैं, और उसके बाद इसको रील किए जाते हैं चौरका बेसिन के थ्रू, और नहीं तो कॉटेज बेसिन के थ्रू, और नहीं तो फिलेचर बेसिन के थ्रू। रीलिंग कैन बी डन बाई 3 सिस्टम्स। यहाँ पे जो रीलिंग होता है उसको 3 सिस्टम पे किए जाते हैं। एट फर्स्ट चौरका रीलिंग। इन दिस मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम इन्फीरियर क्वालिटी और डिफेक्टिव कोकून्स आर रील्ड। ये जो ऑपरेटेड सिस्टम होता है यहाँ पे इन्फीरियर क्वालिटी का और नहीं तो डिफेक्टिव कोकून्स का रीलिंग किए जाते हैं। हेयर कुकिंग एंड रीलिंग आर डन इन वन बेसिन। और यहाँ पे जो कुकिंग होता है और जो रीलिंग होता है वो एक बेसिन में ही किए जाते हैं। फॉलोइंग कुकिंग एट हाई टेम्परेचर द सॉफ्टन कोकून्स फ्लोट इन बेसिन। और कुकिंग हो जाने के बाद ये जो कुकिंग होता है वो मेनली हाई टेम्परेचर पे किए जाते हैं, और कुकिंग हो जाने के बाद जो सॉफ्टन कोकून्स होता है वो बेसिन पे फ्लोट करते हैं। द रीलिंग एंड्स आर देन टेकन आउट फ्रॉम 4 to 5 कोकून्स। और उसके बाद रीलिंग एंड्स हो जाने के बाद वहाँ से 4 से 5 कोकून्स को टेकन आउट किए जाते हैं एंड ट्विस्टेड अराउंड देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ चौरका। और उसके बाद उसको चौरका रील के थ्रू ट्विस्टेड किए जाते हैं टू मेक यूनिफॉर्म थ्रेड, एक यूनिफॉर्म थ्रेड फॉर्मेशन करने के लिए। चौरका रीलिंग मशीन इज़ ट्रेडिशनली होममेड। ये जो चौरका रीलिंग का मशीन होता है वो ट्रेडिशनली होममेड होता है एंड यूज्ड मेनली इन विलेजेस फॉर स्मॉल स्केल सिल्क प्रोडक्शन। और उसको मेनली विलेजेस पे यूज़ किए जाते हैं स्मॉल स्केल का सिल्क प्रोडक्शन करने के लिए। इट यूजेस चेम्बॉन टाइप ऑफ सिंपल क्रोसियोर। यहाँ पे चेम्बॉन टाइप ऑफ सिंपल क्रोसियोर प्रोसेस को यूज़ किए जाते हैं। वायर थ्रेड्स फ्रॉम 2 रीलिंग एंड्स आर इंटरविंड टू फॉर्म फ्यू स्पाइरल्स। और यहाँ पे कुछ फ्यू स्पाइरल्स का थ्रेड का ही इंटरविन किए जाते हैं। सो द सिल्क रील्ड बाय द चौरका इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी। इसके लिए यहाँ पे जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है और सिल्क का जो रीलिंग होता है उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत पुअर होता है। यहाँ पे चौरका रीलिंग का पिक्चर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। अब ये है हमारा कॉटेज बेसिन सिस्टम। इन दिस सिस्टम कुकिंग एंड रीलिंग आर डन सेपरेटली। और ये जो सिस्टम होता है यहाँ पे कुकिंग और रीलिंग सेपरेटली किए जाते हैं। बॉइलिंग वाटर बेसिन इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग। यहाँ पे जो बॉइलिंग वाटर का बेसिन होता है यहाँ पे कुकिंग होता है वाइल रीलिंग इज़ डन इन हॉट वाटर बेसिन केप्ट नियर द कुकिंग बेसिन। और जो रीलिंग होता है वो एक हॉट वाटर बेसिन पे किए जाते हैं और उसको कुकिंग बेसिन के पास ही रखा जाते हैं। कॉटेज बेसिन रीलिंग मशीन यूजेस ट्रैवलेट क्रोसियोर। ये जो कॉटेज बेसिन का रीलिंग मशीन होता है वहाँ पे ट्रैवलेट क्रोसियोर मेथड को यूज़ किए जाते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पुलिस। ये 3 पुलिस कॉन्सिस्ट करते हैं टू एनेबल द थ्रेड टू इंटरवीन अराउंड इटसेल्फ। और ये थ्रेड को एनेबल करते हैं इंटरवीन करने के लिए। एंड ऑल्सो बेटर रिमूवल ऑफ वाटर एंड काम स्पॉट्स फ्रॉम द थ्रेड। और ये इसलिए भी किए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो काम स्पॉट्स होता है और जो वाटर होता है उसको प्रॉपरली रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉटेज बेसिन इज़ ऑल्सो अटैच्ड विद ट्रेवर्स और डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो कॉटेज बेसिन होता है उसको ट्रेवर्स के साथ साथ और नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ भी अटैच किए जाते हैं, विच इज़ ए मॉडिफाइड हॉट रॉड, जो एक मॉडिफाइड हॉट रॉड होता है। आफ्टर बीइंग स्क्वीजेस बाई द क्रोसियोर, मतलब क्रोसियोर के थ्रू स्क्वीज्ड हो जाने के बाद द थ्रेड इज़ फर्दर ड्राइड। यहाँ पे जो थ्रेड होता है उसको फर्दर ड्राई किए जाते हैं एज इट पासेस ऑन द ट्रेवर्स बिफोर रीचिंग द रील। और इसको प्रॉपर जो रीलिंग होता है वहाँ पे पहुँच जाने के पहले इसको ट्रेवर्स में भी पास किए जाते हैं। सो कॉटेज बेसिन यील्ड सिल्क ऑफ गुड क्वालिटी विथ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसलिए कॉटेज बेसिन पे जो सिल्क प्रोडक्शन होता है उसका क्वालिटी गुड होता है और उसका थिकनेस भी बहुत यूनिफॉर्म होता है। इन इंडिया एज मच एज 806 टन सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाई 4000 कॉटेज बेसिन सिस्टम। इंडिया पे 806 टन सिल्क प्रोडक्शन होता है 4000 कॉटेज बेसिन सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे कॉटेज बेसिन सिस्टम का एक पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो ये देख सकते हैं। और ये है हमारा लास्ट सिस्टम, दैट इज़ फिलेचर सिस्टम। इन दिस पावर ड्राइवन मल्टी एंड ड्रिलिंग डिवाइस कुकिंग एंड ड्रिलिंग आर डन सेपरेटली। यहाँ पे भी कुकिंग और ड्रिलिंग सेपरेटली ही किए जाते हैं। इट इज़ अ मॉडर्न डिवाइस वेयर कॉन्टीन्यूअस ड्रिलिंग इज़ डन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। और ये एक मॉडर्न डिवाइस होता है जहाँ पे कॉन्टीन्यूअस ड्रिलिंग होता रहता है कोकून्स का
और यहाँ पे जो सिल्क फॉर्मेशन होता है उसका क्वालिटी बहुत सुपीरियर होता है। द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाई फिलेचर इज़ ऑल्सो सुपीरियर क्वालिटी, और यहाँ पे जो सिल्क प्रोडक्शन होता है उसका क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड क्लीनलीनेस एंड यूनिफॉर्मिटी इन थिकनेस ऑफ द फाइबर, क्योंकि यहाँ पे जो क्लीनलीनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर का जो थिकनेस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे फिलेचर बेसिन का भी एक पिक्चर दिया हुआ है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीजेस ऑफ सिल्कवर्म, मतलब सिल्कवर्म का जो डिजीज़ होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं मैगॉट डिजीज़ से। दिस इज कॉज्ड बाय ट्राइकोलिगा सॉर्बिलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ मिल्की वाइट सिलिंड्रिकल एग्स ऑन द स्किन ऑफ सिल्कवर्म लार्वी इज़ ए सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़, मतलब ये जो मिल्की वाइट सिलिंड्रिकल एग्स होता है जो सिल्कवर्म के स्किन के ऊपर होता है ये इस डिजीज़ का एक सिम्टम होता है। आफ्टर 30 to 40 आवर्स ऑफ एग लेइंग के 30 to 40 आवर्स बाद मैगॉट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द एग शेल, ये जो मैगॉट होता है वो एग शेल के अंदर फॉर्म कर जाते हैं। एंड मैगॉट मेक्स ए होल ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एग शेल ऑन द स्किन ऑफ द सिल्कवर्म, और ये जो मैगॉट होता है वो सिल्कवर्म के स्किन के ऊपर एग शेल के वेंट्रल पोजीशन पे एक होल फॉर्म करते हैं। देन मैगॉट पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी ऑफ सिल्कवर्म, और इसके बाद ये जो मैगॉट होता है वो सिल्कवर्म के बॉडी के ऊपर पेनिट्रेट करते हैं एंड स्टार्ट्स ईटिंग द टिश्यू ऑफ लार्वी, और उसके बाद लार्वी का जो टिश्यू होता है उसको खाना शुरू कर देते हैं। एंड ए बिग ब्लैक मोल इज़ फॉर्म्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्किन, और सिल्कवर्म के स्किन के ऊपर उस पोजीशन पे एक बिग ब्लैक मोल फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे मैगॉट डिजीज्ड सिल्कवर्म का पिक्चर दिया हुआ है और ये भी डिजीज वर्म का पिक्चर है, आप ये देख सकते हैं। नाउ कंट्रोल ऑफ मैगॉट डिजीज। ए नंबर ऑफ एनिमीज लाइक पैरासिटिक इंसेक्ट्स, फंगी एट्सेट्रा आर नोन टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ट्राइकोलिगा सॉर्बिलेंस। कुछ पैरासिटिक इंसेक्ट होते हैं, कुछ फंगी होते हैं जो ट्राइकोलिगा सॉर्बिलेंस का जो डिजीज़ होता है मैगॉट डिजीज़ ये कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़, और इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, नेट्स आर फिक्स्ड अराउंड द विंडोज़ ऑफ द रेयरिंग रूम ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म का जो रेयरिंग रूम होता है वहाँ पे जो विंडो होता है वहाँ पे नेट फिक्स कर देना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ पेब्रिन डिजीज़ कॉज्ड बाई नोसिमा बॉम्बिसिस नैगिली। ये जो पेब्रिन डिजीज़ होता है ये नोसिमा बॉम्बिसिस नैगिली के लिए होता है। द इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ ऑफ द लार्वी। ये जो इन्फेक्शन होता है वो लार्वी का माउथ से शुरू हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फीडिंग, और ये फीडिंग के टाइम पे माउथ से बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, और थ्रू द मदर्स ओवरी, और ये मदर्स ओवरी पे रहने के टाइम पे भी हो सकते हैं। व्हेन न्यू स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द टिश्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ सिल्कवर्म, जब सिल्कवर्म के एलिमेंट्री कैनल के अंदर न्यू स्पोर्स फॉर्म किए जाते हैं, दे आर डिस्चार्ज्ड विद द फीसेस, तब ये जो सिल्कवर्म होता है ये इन्फेक्टेड हो जाने के बाद जब फीसेस एक्सक्रीट करते हैं तब फीसेस के साथ साथ ये जो स्पोर होता है वो भी बाहर पे आ जाते हैं एंड मेक ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और उससे इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो डिजीज़ होता है ये वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंड व्हेन द हाइपोडर्म इज़ अटैक्ड, और उसके बाद जब हाइपोडर्म अटैक्ट हो जाते हैं, इट सेल्स डाई, इसका जो सेल होता है वो मर जाते हैं। एंड द अफेक्टेड पार्ट बिकम्स ब्लैक, और जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो ब्लैक हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ पेब्रिन डिजीज़, वाइट स्पॉट्स और मार्क्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द सिल्क ग्लैंड और ऑन द सरफेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। सिल्क जो ग्लैंड होता है सिल्क का, उसके ऊपर एक वाइट स्पॉट और मार्क यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, और नहीं तो ये वाइट स्पॉट एलिमेंट्री कैनल के ऊपर भी हो सकते हैं। यहाँ पे डिजीज फॉर्म का पिक्चर दिया हुआ है, आप ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं। प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पेब्रिन डिजीज़। एग्जामिनेशन ऑफ मदर मॉस। एट फर्स्ट मदर मॉस को एग्जामिन करना चाहिए। नेक्स्ट रिमूवल एंड डिसइंफेक्शन ऑफ पेब्रिन जर्म्स। ये जो पेब्रिन जर्म्स होता है उसका रिमूवल करना चाहिए और उसके साथ साथ उसका डिसइंफेक्शन भी करना चाहिए। केयर और रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। ये जो सिल्कवर्म होता है उसका प्रॉपर केयर चाहिए और उसके साथ साथ उसका रेयरिंग भी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ ऑफ सिल्कवर्म इज़ पॉलीहेड्रोसिस।
यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ पॉलीहेड्रोसिस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस कॉज्ड बाय ए काइंड ऑफ वायरस विच फॉर्म पॉलीहेड्रा इन द न्यूक्ली ऑफ द सेल्स ऑफ फैटी टिश्यू, डर्मल टिश्यू, ब्लड कॉर्पसेल्स एट्सेट्रा। ये जो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस होता है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वायरस होता है जो सिल्कवर्म का फैटी टिश्यू में, डर्मल टिश्यू में और नहीं तो ब्लड कॉर्पसेल्स पे जो पॉलीहेड्रा का न्यूक्ली होता है वो एंटर किया जाते हैं और एंटर करने के बाद वो इस डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। द पॉलीहेड्रा फॉर्म्स द वाइट पूस आफ्टर दे आर रिलीज्ड इनटू द बॉडी फ्लूइड। और ये जो पॉलीहेड्रा होता है वो जब सिल्कवर्म के बॉडी फ्लूइड के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं तब ये सिल्कवर्म के बॉडी के अंदर वाइट पूस फॉर्म करते हैं। द लार्वा इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस बिकम इनएक्टिव। ये जो लार्वा होता है अगर वो इस वायरस के द्वारा अफेक्टेड हो जाए उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ द लार्वा स्वेल अप। लार्वा का जो मेम्ब्रेन होता है वो स्वेल अप करते हैं। देन द होल बॉडी स्वेल अप। और उसके बाद लार्वा का होल बॉडी स्वेल अप हो जाते हैं एंड शोइंग द लूज स्किन एंड फाइनली द बॉडी बिकम्स पुरुलेंट। और उसके बाद सिल्कवर्म का जो स्किन होता है वो लूज़ हो जाते हैं और उसका जो बॉडी होता है वो पुरुलेंट हो जाते हैं। एंड द स्किन बिकम्स टेंडर फ्रॉम व्हिच पूस लीक्स आउट। और उसका जो स्किन होता है वो टेंडर हो जाते हैं और वहाँ से पूस लीक आउट करते हैं। यहाँ पे डिजीज वर्म का पिक्चर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। Next, prevention of polyhedrosis. The highly nutritive mulberry leaves should be given sufficiently to the infants larvae. यहाँ पे infants larvae को highly nutritive mulberry leaves प्रोवाइड करना चाहिए। द फ्रेश एयर शुड बी सर्कुलेटेड इन द रेयरिंग रूम। यहाँ पे जो सिल्कवर्म का रेयरिंग रूम होता है वहाँ पे फ्रेश एयर सर्कुलेटेड होना चाहिए। द हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट शुड बी अवॉइड। यहाँ पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन और उसके साथ साथ मॉइस्चर का फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द इन्फेंट स्टेजेस टू मेंटेन गुड हेल्थ। मेनली ये इन्फेंट स्टेज पे नहीं होना चाहिए प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करने के लिए। द डिजीज लार्वी और डेड बॉडीज़ शुड बी रिमूव्ड। यहाँ पे जो डिजीज लार्वी होता है और सिल्कवर्म का जो डेड बॉडी होता है उसको यहाँ से रिमूव करना चाहिए। एंड द रूम शुड बी डिसइंफेक्टेड कम्प्लीटली बाई 2% फॉर्मलिन। और सिल्कवर्म का जो रेयरिंग रूम होता है उसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए 2% फॉर्मलिन के द्वारा। Next disease is intestinal cytoplasmic polyhedrosis. The polyhedra of this disease contains plenty of virus. ये जो पॉलीहेड्रा होता है वो प्लेंटी ऑफ वायरस कंटेंट करते हैं। एंड द इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ मिड कट रैप्चर। और ये जो इन्फेक्टेड सेल होता है वो मिड कट पे रैप्चर कर जाते हैं। मतलब ये जो पॉलीहेड्रा होता है वो जब मिड कट पे अटैक करते हैं तब वहाँ पे जो इन्फेक्टेड सेल हो जाते हैं वो रैप्चर कर जाते हैं। एंड द पॉलीहेड्रा रिलीज्ड इनटू द गट। और वहाँ से जो पॉलीहेड्रा होता है वो गार्ड पे रिलीज़ कर जाते हैं। दस फीसेस एक्सक्रीटेड बिकम वाइटिश कॉन्टेनिंग प्लेंटी ऑफ पॉलीहेड्रा। और उसका बाद जो फीसेस होता है सिल्कवर्म का उसका कलर वाइटिश हो जाते हैं जो पॉलीहेड्रा कंटेन करते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टिनल साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस। दिस ऑकर्स ट्रांसलूसेंट सेफेलोथोरैक्स एंड श्रिंकेज ऑफ बॉडी साइज। और इससे क्या होता है, सिल्कवर्म का जो बॉडी होता है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, उसका सेफेलोथोरैक्स भी ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं एंड बॉडी का श्रिंकेज आ जाते हैं बॉडी साइज़ का। नेक्स्ट डिजीज इज इंटेस्टिनल न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस। सिम्टम्स आर लाइकली न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस। इसका जो सिम्टम होता है वो भी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस जैसा ही होता है। एंड डायरिया आर द स्पेशल सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। और इस डिजीज़ का एक स्पेशल सिम्टम भी होता है वो है डायरिया। फ्लैचेरी डिजीज़, इन्फेक्टियस फ्लैचेरी डिजीज़ कॉज्ड बाय ए काइंड ऑफ वायरस। ये जो इन्फेक्टियस फ्लैचेरी डिजीज़ होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस के थ्रू होता है। सिम्टम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट। सिल्कवर्म का जो एपेटाइट होता है वो लॉस हो जाते हैं। ट्रांसलूसेंट सेफेलोथोरैक्स। सिल्कवर्म का जो सेफेलोथोरैक्स होता है वो ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं और उसके साथ साथ सिल्कवर्म का वोमिटिंग एंड डायरिया भी होता है। गैस्ट्रिक इंजरी कॉज्ड बाय फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ सिल्कवर्म। ये जो गैस्ट्रिक इंजरी होता है वो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के द्वारा होता है ड्यू टू सप्लाई ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ मलबेरी लीव्स। अगर वहाँ पे बैड सप्लाई ऑफ मलबेरी लीव्स होता है तब वहाँ पे इस डिजीज़ होने का चांस होता है। एंड इन्फेक्शन इन द गैस्ट्रिक कैविटी टेक्स प्लेस। और उसके बाद गैस्ट्रिक कैविटी पे इन्फेक्शन और अल्सर हो जाते हैं। यहाँ पे डिजीज़ फॉर्म का पिक्चर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट डिजीज इज ग्रीन मस्कार्डाइन। इन द बिगिनिंग स्टेज ए बिग ब्लैक स्पॉट इज़ ऑब्जर्व ऑन द वेंट्रल साइड। यहाँ पे जब बिगिनिंग स्टेज आ जाते हैं तब सिल्कवर्म के वेंट्रल साइड पे एक बिग ब्लैक स्पॉट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द वायरस स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी, और ये जो वायरस होता है वो थ्रू आउट द बॉडी से स्प्रेड करते हैं। एंड द लार्वा डू नॉट माउल्ट, और ये जो लार्वा होता है वो माउल्ट नहीं करते हैं। एंड एट द फर्स्ट स्टेज द बॉडी बिकम सॉफ्ट बट फाइनली एक्वायर्स ग्रीन कलर एंड बॉडी गेट हार्ड एंड फाइनली डाई। अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे जो लार्वा होता है उसका जो बॉडी होता है वो सॉफ्ट ही रहते हैं, लेकिन जब वो फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं तब उसका बॉडी का कलर ग्रीन हो जाते हैं और बॉडी हार्ड हो जाते हैं और फाइनली वो लार्वा मर जाते हैं। यहाँ पे डिजीज फॉर्म का पिक्चर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।